दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक होटल में बैठकर नाइजीरियन मूल का एक काला बुढ़ा लगातार लड़की भेजने वाले दलालों के साथ फोन पर बात कर रहा था, क्योंकि कोई भी दलाल उसके पास लड़की भेजने को तैयार नहीं था। दरअसल उन दलालों ने पिछले हफ्ते में जितनी भी लड़कियां उस काले आदमी के पास भेजी थी, उन सबकी उसने हालत खराब कर दी थी। इसीलिए कोई भी लड़की उसके साथ संबंध बनाने को तैयार नहीं थी। अब काला आदमी होटल में बैठ बैठ कर परेशान हो जाता है। तभी वो होटल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो एक ऑटो वाले को रोक लेता है और ऑटो में बैठ जाता है। बैठने के बाद वो ऑटो वाले से बोलता है कि यहाँ पर संबंध बनाने के लिए लड़कियाँ कहाँ पर मिलेंगी। तभी वो ऑटो वाला उसे बताता है कि संबंध बनाने के लिए लड़कियाँ जीबी रोड पे मिलेंगी। अब काला आदमी ऑटो वाले से बोलता है, ठीक है, मुझे जीबी रोड पर लेकर चलो। अब ऑटो वाला अपने ऑटो को जीबी रोड की तरफ मोड़ देता है। करीब 1 घंटे में ऑटो जीबी रोड पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ऑटो वाला काले आदमी को वहां पर उतार कर वहां से चला जाता है। अब वो काला आदमी जीबी रोड के आसपास रेकी करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद एक दलाल उस काले आदमी के पास आता है। आने के बाद वो उसे बोलता है कि मेरे कोठे पर एक नई लड़की आई है, क्या वो उसके साथ संबंध बनाना चाहेगा। काला आदमी तैयार हो जाता है। तभी वो दलाल उस काले आदमी को अपने कोठे पर लेकर चला जाता है। कोठे पे जाने के बाद पैसों वगैरह की बात होती है। इसके बाद वो दलाल उस काले आदमी के सामने करीब 10 खूबसूरत लड़कियां लाकर खड़ी कर देता है। उनमें से एक खूबसूरत लड़की रूपाली को वो काला आदमी पसंद कर लेता है। पसंद करने के बाद रूपाली उस काले आदमी को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। कमरे में जाने के बाद दोनों अपने अपने कपड़े निकाल देते हैं और जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। अब कुछ देर तक तो सब कुछ आराम से चलता है, लेकिन फिर अचानक वो काला आदमी रूपाली के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से रूपाली दर्द से तड़प उठती है। रूपाली इस बात का विरोध करती है, लेकिन तब भी वो काला आदमी रूपाली के साथ अप्राकृतिक तरीके से ही संबंध बना रहा था। यह दर्दनाक खेल करीब आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद वो काला आदमी शांत पड़ जाता है। शांत पड़ने के बाद वो अपने कपड़े पहनकर कोठे से बाहर चला जाता है। दोस्तों, ये घटना दिल्ली की है, जहां पर नाइजीरियन मूल का एक काला आदमी वहां की कई लड़कियों के साथ लगातार दुराचार कर रहा था और आखिर में जब वो पकड़ा जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जिसे देखकर उसकी खुद की रूह भी कांप जाती है। आप भी इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 19 अगस्त 2013 पश्चिमी बंगाल का एक जिला आसनसोल, इसी आसनसोल के पास एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है पाटन। 19 अगस्त की रात को पाटन में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि वहां पे रहने वाले सुब्रतो मुखर्जी की बेटी रूपाली की आज बारात आने वाली थी। सभी लोग शादी में बहुत एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सुब्रतो मुखर्जी अपनी बेटी रूपाली की अपनी भीगी आंखों से विदाई कर देते हैं। विदाई होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सुब्रतो मुखर्जी के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम रूपाली और छोटी बेटी का नाम अनन्या था। लेकिन रूपाली की शादी होने के बाद सुब्रतो के परिवार में 3 लोग ही बचे थे। एक सुब्रतो मुखर्जी, एक उनकी पत्नी और एक उनकी छोटी बेटी अनन्या। सुब्रतो मुखर्जी बैंक में मैनेजर के पद पर नौकरी करते थे। इसके अलावा उनके पास अच्छी खासी जमीन भी थी। वहां के संपन्न लोगों में सुब्रतो मुखर्जी का नाम आता था। सुब्रतो मुखर्जी की छोटी बेटी अनन्या, जिसकी उम्र 19 साल की हो चुकी थी। अनन्या दिखने में अपनी बहन रूपाली से कई गुना बढ़कर खूबसूरत थी। अनन्या, जिसकी उम्र 19 साल की हो चुकी थी, वो पास ही के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। अनन्या अपने घर से कॉलेज जाने के लिए जिस टैक्सी का इस्तेमाल करती थी, उसे गोलू नाम का एक नौजवान चलाता था। गोलू हर रोज सुबह सुबह अनन्या को उसके घर से ले जाता और शाम को उसके घर पर छोड़ देता था। इस तरह से चलते चलते करीब 6 महीने बीत चुके थे। दरअसल जब भी अनन्या गोलू के साथ कॉलेज में जाती थी तो बीच रास्ते में इनकी बातचीत भी होती थी। बातचीत होते होते अनन्या को गोलू अच्छा लगने लगा था। दरअसल अनन्या को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो कब गोलू से प्यार कर बैठती है। गोलू भी अनन्या से प्यार करने लगा था। दरअसल अब अनन्या कई बार कॉलेज जाने की बजाय गोलू के साथ घूमने के लिए जाने लगी थी। कभी दोनों रेस्टोरेंट में जाते तो कभी फिल्म देखने के लिए चले जाते। इस तरह से चलते चलते ये दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे। अब देखते ही देखते साल 2015 आ जाता है।
2015 में ही अनन्या की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट करने के बाद अनन्या और गोलू शादी करने का फैसला करते हैं। तभी एक दिन अनन्या बातों बातों में अपनी माँ को ये बता देती है कि इस तरह से गोलू नाम का एक लड़का है जिसे वो बहुत प्यार करती है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन अनन्या की ये बात सुनकर उसकी माँ अनन्या को डांटने लगती है। वो अनन्या से बोलती है कि तुम्हारी शादी किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ तो हम कभी नहीं करेंगे। अनन्या ये बात सुनकर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जैसे ही शाम को अनन्या के पापा घर में आते हैं तो अनन्या की माँ अनन्या के पापा को अनन्या के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर अनन्या के पापा अनन्या को अपने पास बुलाते हैं और अपनी बेटी अनन्या को अपने गले से लगाकर उसे बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हारी शादी गोलू के साथ करवा देंगे, लेकिन इससे पहले हम उससे मिलना चाहेंगे। कम से कम एक बार हमें गोलू से मिलवा तो दो। ये बात सुनकर अनन्या खुश हो जाती है और तभी अनन्या गोलू को कॉल करती है। अनन्या गोलू से बोलती है कि मेरे पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम अभी हमारे घर में आ जाओ। अब अनन्या की ये बात सुनकर पहले तो गोलू आनाकानी करने लगता है, लेकिन जब अनन्या बार बार गोलू से बोलती है कि तुम अभी आ जाओ तो गोलू उसके पापा से मिलने के लिए उनके घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचने के बाद अनन्या के पापा गोलू को अपने पास बिठा लेते हैं और उससे कई तरह के सवाल करने लगते हैं। अनन्या के पापा गोलू से बोलते हैं कि वो करता क्या है, कितना पढ़ा है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, लेकिन अनन्या के पापा के कोई भी सवालों का जवाब गोलू ठीक से नहीं दे पाता। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी अनन्या के पापा गोलू के बारे में पता करवाते हैं और तभी ये बात निकल कर सामने आती है कि गोलू एक अपराधी है, वो चोरी के केस में कई बार जेल भी जा चुका है। अब ये बात सुनकर तो अनन्या के पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अनन्या के पिता अनन्या से बोलते हैं कि हम तुम्हारी शादी किसी अपराधी के साथ तो कभी नहीं करेंगे। ये बात सुनकर अनन्या का दिल टूट जाता है। इसके बाद वो गोलू के पास मिलने के लिए जाती है और अनन्या गोलू से बोलती है कि मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए कभी मंजूरी नहीं देंगे, अब हम करें तो क्या करें। तभी गोलू अनन्या से बोलता है कि मेरा एक दोस्त दिल्ली में रहता है, क्यों ना हम यहाँ से भागकर दिल्ली में चले जाएं, दिल्ली में जाकर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ये बात अनन्या को जम जाती है। अब इसके एक हफ्ते बाद ही गोलू और अनन्या आसनसोल से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद गोलू अनन्या को अपने दोस्त के पास लेकर चला जाता है। जाने के बाद दोनों दोस्त के पास ही रहने लगते हैं। अब दिल्ली आने के दूसरे दिन ही अनन्या गोलू से बोलती है चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन गोलू टाल मटोल करने लगता है। गोलू अनन्या से बोलता है वक्त आने पर शादी भी कर लेंगे। दूसरी तरफ अनन्या के माता पिता परेशान होकर वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर गोलू के खिलाफ अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। इसके बाद पुलिस गोलू की तलाश में जुट जाती है। दूसरी तरफ अनन्या और गोलू के पास जितने भी पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे थे और अब अनन्या और गोलू के पास खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से गोलू और अनन्या में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से झगड़ा चलते चलते ही करीब 10 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन गोलू शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पे पहुंचता है और अपने दोस्त से बोलता है कि मैं इस लड़की से छुटकारा पाना चाहता हूं। गोलू की ये बात सुनकर उसका दोस्त उसे बोलता है छुटकारा पाने से अच्छा है तुम इस लड़की को जीबी रोड पर जाकर बेच दो और इसके बदले में तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे। ये बात सुनकर गोलू खुश हो जाता है। तभी वो अपने दोस्त को पार्टी देता है और इसके अगले दिन ही वो किसी बहाने से अनन्या को अपने साथ जीबी रोड पर लेकर चला जाता है और जीबी रोड पर पहुंचकर वो एक दलाल के पास अनन्या को बेच देता है, जिसके बदले में वो दलाल गोलू को लाखों रुपए देता है। इसके बाद गोलू अनन्या को दलाल के पास छोड़ देता है और वो पैसे अपनी जेब में डालकर अपने दोस्त के पास वापिस आ जाता है। वापिस आने के बाद गोलू मौज मस्ती करने लगता है, पैसे उड़ाने लगता है और दूसरी तरफ वो दलाल अनन्या के ऊपर जिस्म फरोशी के लिए दबाव बनाने लगता है, लेकिन अनन्या उस काम से उसे साफ साफ इनकार कर देती है। अनन्या उस दलाल से बोलती है कि चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन वो जिस्म फरोशी का धंधा कभी नहीं करेगी। अब इसी वजह से दलाल उसकी पिटाई करने लगता है। अनन्या को कोठे में आए हुए करीब 10 दिन बीत चुके थे। तभी वहां पे नाइजीरियन मूल का एक काला हब्सी पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो दलाल अनन्या को उस काले आदमी के सामने पेश कर देता है और दलाल उस काले आदमी से बोलता है कि तुम इस लड़की के साथ जबरन संबंध बनाओ। अब काला आदमी अनन्या को खींचकर एक कमरे में लेकर चला जाता है। अब काला आदमी अनन्या के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनन्या उसकी बात नहीं मानती। अब इसी बीच में अनन्या उस काले आदमी के एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसकी वजह से उस काले को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो काला आदमी अनन्या की पिटाई करने लगता है।
पिटाई करने के बाद अनन्या शांत पड़ जाती है। तभी वो काला आदमी अनन्या के कपड़े उतारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अनन्या के कपड़े उतार पाता, उस कोठे पे हपड़ा दपड़ी मच जाती है और ये आवाज आती है कि पुलिस आ गई है, पुलिस की रेड कोठे पे पड़ी है। तभी कुछ पुलिस वाले उस कमरे में घुस जाते हैं जहाँ पे अनन्या और वो काला आदमी मौजूद थे। अनन्या जैसे ही पुलिस वालों को देखती है वो खुश हो जाती है। अनन्या देखती है कि पुलिस वालों के साथ गोलू और उसके पापा भी थे। अब अनन्या दौड़कर अपने पापा के गले से लग जाती है। तभी वो पास में पड़े एक सैंडल को उठाती है और जमकर गोलू की पिटाई करने लगती है। दरअसल बंगाल की पुलिस ने गोलू के नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया था और जैसे ही गोलू अपने नंबर को स्विच ऑन करता है तो बंगाल की पुलिस को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है। लोकेशन का पता लगने के बाद बंगाल की पुलिस दिल्ली में गोलू के पास पहुंच जाती है। तभी गोलू पुलिस वालों को बताता है कि उसने अनन्या को एक दलाल के पास बेच दिया है। अब पुलिस वाले गोलू को अपने साथ उस कोठे पर लेकर आते हैं जहां पर गोलू ने अनन्या को बेचा था। अब पुलिस वाले गोलू, कोठे के दलाल और उस काले आदमी तीनों के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल में भेज देते हैं। इसके बाद अनन्या अपने पापा के साथ वापिस अपने घर आसनसोल में आ जाती है। आने के बाद अनन्या अपने माता पिता से बोलती है कि वो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। फिलहाल वो तीनों अपने किए हुए कुकर्मों की सजा जेल में काट रहे हैं। दूसरी तरफ अनन्या अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।